हेलो नमस्कार साथियों, क्या हाल चाल है साथियों। उम्मीद करता हूँ आप ठीक ठाक होंगे और उम्मीद करता हूँ आप ठीक ठाक होंगे। आपको पता होगा साथियों कि आज हम देखने वाले हैं क्लास 12 के चैप्टर इवोल्यूशन का ये लास्ट लेक्चर होगा, जिसमें आज हम लोग देखने वाले हैं टॉपिक, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर एडाप्टिव रेडिएशन है। यानी एडाप्टिव रेडिएशन के बारे में हम जानेंगे कि किस तरह से अडॉप्ट करता है कोई एनिमल्स अपने आप को, यानी सर्वाइव कैसे कर पाता है डिफरेंट डिफरेंट इन्वायरमेंट में। आपको पता होगा कि अगर कोई भी स्पीसीज के अंदर जो इवोल्यूशन होता है उसका एक कॉमन एंसेस्टर होता है। हम इस टॉपिक को समझेंगे, जैसे कि जैसे डार्विन आप देखेंगे कि फिंचेस के नाम से आप देखने वाले हैं। जैसे कि मैं इसको बता दूं यहाँ पे, देखो डार्विन फिंचेस। अच्छा ये देखिए, डार्विन फिंचेस के अंतर्गत अभी आप देखेंगे इसमें कुछ ऑस्ट्रेलियन मार्सुपियल भी होंगे, प्लेसेंटल मैमल्स भी होंगे। इन दोनों को हम डिफरेंशिएट भी करके बताएंगे यहाँ पर। देखिए डार्विन फिंचेस क्यों कहा, फिंचेस एक बर्ड है जो कि कॉमन जानते हैं जमीनी बर्ड होते हैं, और इसके लगभग 18 स्पीसीज होती हैं। और ये आप जानते हैं कि इसको डार्विन ने सबसे पहले इसको फाइंड आउट किया, इसीलिए अपने नाम से ही इस फिंच यानी बर्ड का नाम फिंच है, डार्विन फिंच के नाम से जाना गया। इसके अंदर वेरिएशन बहुत होता है ऑन द बेसिस ऑफ द चोंच यानी बीक। बीक को लेकर के आप देखेंगे तो इसकी बहुत सारी क्या बोलते हैं डिफरेंट डिफरेंट शेप साइज वगैरह सब कुछ लेकर के हम देखेंगे। यानी ये डिफरेंट जो बीक बने हैं ये क्यों बने होंगे, यानी अलग अलग इन्वायरमेंट में अपने आप को इसने अडॉप्ट किया होगा। हर जगह का इन्वायरमेंट का अपना एक अडॉप्टिव रेडिएशन होता है, उसी के अकॉर्डिंग अपने आप को सर्वाइव कर लेते हैं एंड अकॉर्डिंग टू द नीड ये उस चीज़ को इंक्रीज करने की कोशिश करते हैं, ताकि उस चीज़ को अच्छे से यूज़ कर पाएँ और वीक से ही अपने आप को प्रोटेक्ट कर पाएँ, एज वेल एज फीडिंग के लिए भी जिम्मेदार हो पाएंगे। ठीक है, तो आइए उसी डार्विन फिंच को लेकर के हम लोग इस टॉपिक को समझने वाले हैं। तो नोट निकाल लीजिए अपना, और वीडियो अच्छी लगेगी साथियों तो लाइक करें, कमेंट शेयर जरूर कर लीजिएगा। ठीक है, आइए देखिए हेडिंग डाल लीजिएगा एडेप्टिव रेडिएशन। सिंपल आप समझेंगे कि जो इवोल्यूशन होता है, ये एवोल्यूशन आप देखेंगे डिफरेंट जो एनिमल्स होते हैं, है ना, डिफरेंट एनिमल्स होते हैं या स्पीसीज कह देते हैं इसको, मान लीजिए स्पीसीज, एक पर्टिकुलर इसका गिवन जियोलॉजिकल गिवन जियोलॉजिकल एरिया, ठीक है ना, एक पर्टिकुलर इसका क्या होता है जियोलॉजिकल एरिया होता है। और इन सबका क्या होता है स्टार्टिंग फ्रॉम ए कॉमन पॉइंट ले लीजिए। यानी इन सबका अपना एक पर्टिकुलर जो स्टार्टिंग होता है, यानी इस एनिमल्स की जो पर्टिकुलर जियोलॉजिकल एरिया में, यानी कुल मिलाकर के हम समझ सकते हैं कि इसका जो कॉमन एंसेस्टर एक प्रकार से एक ही होता है, ऐसा इन्होंने माना है। जैसे एग्जाम्पल में अगर मैं देखूं यहाँ पे, जैसे इसमें समझेंगे भैया, मैं समझाता रहूंगा, इसको देखेंगे। डार्विन फिंचेस, ठीक है ना, डार्विन फिंचेस एक प्रकार से क्या भैया ये बर्ड होता है। इसी में आप देखेंगे ऑस्ट्रेलियन ऑस्ट्रेलियन मार्सुपियल्स, है ना, एंड प्लेसेंटल मैमल्स, इन सब चीज़ों को आप देखने वाले हैं इसमें। अच्छा, अब हम ये सब चीज़ें इसमें ये जानेंगे कि आखिर ये सब एग्जाम्पल्स आए हैं, यानी इसमें कहीं ना कहीं हम देखते हैं कि ये डिफरेंट डिफरेंट स्पीसीज इनकी जो होती है इनका एवोल्यूशन हुआ होगा, एक अलग अलग क्षेत्र में हुआ होगा, उसी को जियोलॉजिकल एरिया के नाम से जानते हैं। लेकिन जहाँ से शुरू होगा ये किसी न किसी कॉमन पॉइंट से शुरू होगा। तो हम इन तीनों को समझने की कोशिश करेंगे, जिसमें सबसे पहले अगर मैं बात करूँ यहाँ पे, तो मैं बात करता हूँ इसमें डार्विन फिंचेस की। क्या होगा डार्विन फिंचेस, ध्यान देना इसको। देखो डार्विन ने खोजा था तो उनके नाम से डार्विन है, फिंचेस मतलब एक बर्ड होता है। उस बर्ड की सबसे बड़ी क्वालिटी क्या होती है, थोड़ा बहुत क्वालिटी बता देता हूँ। देखो ये एक प्रकार से क्या है, ये बर्ड्स होता है, सबसे इंपॉर्टेंट बात, ठीक है ना। डार्विन जो होते थे, इन्हीं डार्विन के नाम पर आप देखते हैं कि इसका नाम डार्विन फिंच बना है, जिसकी लगभग लगभग 18 स्पीसीज
आपको ये देखने को मिलती हैं, फिंचेस की, डार्विन फिंचेस की ना। यानी कहाँ पर 18 स्पीसीज होता है, कहाँ पर, ऑन द बेसिस ऑफ बीक, यानी उनके जो बीक होते हैं, इस बीक के आधार पर, इनको चोंच के आधार पर हम इसके कई सारे स्पीसीज देखने को मिलते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पे कहूँ कि जो डार्विन थे, यानी कि डार्विन, इसने कब देखा था, ड्यूरिंग एज सी वॉयज, यानी जब इन्होंने अपनी समुद्री यात्रा तय की थी, उसी दौरान इन्होंने कुछ स्पीसीज देखे थे फिंचेस के, जिसमें से क्या देखा था इन्होंने भैया, इन्होंने जब सपोर्ट किया था नहीं, ड्यूरिंग कब, जब इनके पास क्या था, HMS बेगल, इसी से घूमने के लिए निकले थे, याद करिए, ये बता चुका हूँ ऑलरेडी पहले वाले में भी। फिर आप देखेंगे कि यहाँ से ये जो बेगल साहब के माध्यम से ये कहाँ पर गए थे देखने के लिए, कहाँ से देखा था, तो गैला पैगोस, गैला पैगोस आइसलैंड, गैलापागोस आइसलैंड, ये जो द्वीप थे इसी पर देखा था कि ओवर देयर, यानी यहीं पर आपको देखा गया था कि ये जो पक्षी थी, ये जो बर्ड थी, बहुत ज्यादा थी, और इसी के अंदर जो डाइवर्सिटी इनको दिखा बीक के आधार को लेकर के, इन्होंने इसको बहुत अच्छे से समझने की कोशिश की। अर्थात इसमें इन्होंने एक शब्द दिया था, ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर कह दीजिए क्या लिया था, वैरायटी ऑफ weeks of finches found in Galapagos आइसलैंड, यानी ये जो आइसलैंड इनको दिखा था भैया, इस आइसलैंड पर इन्होंने देखा कि गैलापागोस के केसेस में, यानी वहां पर बहुत सारे स्पीसीज इनको देखने को मिल गई, और डार्विन सर ने खोजा तो इन्होंने इस फिंच का नाम को दे दिया डार्विन फिंच। इन्हीं 18 स्पीसीज यानी चोंच के आधार पर उन्होंने इसको क्या किया, बताया कि देखिए ये जिस एरिया में रह रहा था, जिस जियोलॉजिकल फील्ड में रहा होगा, वहां का रेडिएशन के आधार पर इसके चोंच क्या होते हैं, उस वजह से डेवलप हो जाते हैं, राइट। यानी इन्होंने सिंपली, अच्छा देखिए इसमें आप इसमें कभी देखेंगे, देखो जैसे लिखा है गैलापागोस, ये कोई आपका घर नहीं है भैया, ये कोई बहुत बड़ा द्वीप ही होगा जहां पर ये सारे पक्षी क्या होते थे, पाए जाते थे। अगर मैं इसमें कॉमन एंसेस्टर की अगर बात करूं तो देखो, मैं अगर इसको यहाँ पर ऐसे बताऊं, ध्यान से थोड़ा देखिएगा, अगर मैं इस एक ओरिजिनल एंसेस्टर बर्ड की बात करूं, जो कैसा होता है, सीड ईटिंग, यानी इस पूरे ओरिजिनल एंसेस्टर, जो एंसेस्टर है बर्ड्स के, इसके अंदर से देखो क्या क्या इसमें आपको दिखाई पड़ेंगे भैया, तो इसको मैं समझा देता हूँ। देखो एक तो ये क्या क्या खा सकते हैं, ये इंसेक्ट को भी ईट कर सकता था, इंसेक्ट ईटिंग कर सकता है, ठीक है ना। वहीं पर आप देख सकते हैं कि किस तरह से क्या कर सकते थे, कैक्टस को भी ये ईट कर सकते थे, ठीक है, यानी ये देखेंगे फ्रूट को भी ईट कर सकते हैं, ईटिंग कर सकते हैं, ठीक है ना। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये नेक्टर को भी क्या कर सकते हैं, ईटिंग कर सकते हैं, समझ आया। इस प्रकार से ये जो डार्विन फिंच था, इस डार्विन फिंच की इतनी सारी वैरायटी आपको देखने को मिलता है। देखिए कॉमन एंसेस्टर सब सेम है, लेकिन खाने पीने का जो सिस्टम है वो सब अलग है। बीक आप देखेंगे, उस बीक को उसी आधार पर वो क्या करता है, एज अ फूड के रूप में, खाने पीने के रूप में रखता है उसको, यानी कहीं ना कहीं अडॉप्टिव रेडिएशन के आधार से सब क्या होते हैं, चेंज हुए, राइट। चलिए इसमें सॉल्व लीजिए, फिर अगला बताता हूँ। चलिए भैया अब इसमें देखेंगे हम लोग ऑस्ट्रेलियन मार्सुपियल के केसेस में। तो ऑस्ट्रेलियन मार्सुपियल के केसेस में आप देखेंगे कौन कौन से इसमें आते हैं ऑस्ट्रेलियन मार्सुपियल्स में, इसके एंसेस्टर्स के अंतर्गत कौन है। देखिए सबसे पहले तो हमारा क्या है, ओम्बैट है, फिर कौन सा भैया देखेंगे, बैंडी कोट सीड वलोटी है, फिर देखेंगे इसमें कोयला, फिर देखेंगे इसमें कौन सा था वो, ये मार्सुपियल मोस आते हैं, यानी मार्सुपियल छछूंदर जो होते हैं,
अच्छा, मार्सुपियल मीन्स होता है कि इनके बॉडी से अनमेच्योर्ड जो बच्चे होते हैं वो निकल आते हैं, यानी समय से पहले बच्चे क्या होते हैं, रिलीज हो जाते हैं, लेकिन आगे एक क्या होता है कि माँ के पेट के साइड में या पेट के अगल बगल एक थैली होती है, पाउच, उसको मार्सुपियल पाउच कहा जाता है। उसी पाउच में बच्चे आकर के रह जाते हैं और उसी पाउच के अंदर माँ के जो विष्ट होते हैं वहीं से दूध भी सेवन करते हैं, ठीक है ना, दूध भी पीते वहीं से हैं और बच्चे को वहीं पर डेवलप करते हैं। जब वो डेवलप हो जाते हैं फिर उसको बाहर कर देते हैं। तो ऐसे ऑर्गेनिज्म विच कैन रिलीज अनमेच्योर्ड बेबी, और बाद में उसको मार्सुपियल पाउच में रख करके उसको मेच्योर करते हैं, यहीं पर उसको न्यूट्रिशन देते हैं, दूध पिलाते हैं, और जब डेवलप हो जाता है फिर उसको रिलीज कर दिया जाता है। सो दैट इज द मार्सुपियल मैमल्स, राइट। तो ये देखेंगे इसमें मार्सुपियल मैमल्स भी है, इसी में आपको ये सुगर ग्लाइडर्स भी मिलेगा, इसी में आपको टैस्मेनियन वोल्फ मिल सकता है, फिर देखेंगे इसी में टाइगर कैट है, फिर देखेंगे बैंडेड एंटीरियर है, इसी में मार्सुपियल रैट आते हैं, और इसी में आपका कंगारू भी आता है। तो ये जितनी भी चीजें आप एग्जाम्पल समझ पाते हैं भैया, ये सब क्या ऑस्ट्रेलियन मार्सुपियल है, यानी ऑस्ट्रिया का ऐसे मार्सुपियल है जिनके अंदर मेच्योर्ड अभी एग नहीं होते हैं, बाद में होते हैं, तब तक ये थैली में पाउच में बैंड रहते हैं, ठीक है। अगला था प्लेसेंटल मैमल, यानी ऑस्ट्रेलिया में ऐसे भी मैमल्स होंगे जिसके पास प्लेसेंटा भी होगा, यानी बच्चे को दूध पिलाने या न्यूट्रिशन पहुंचाने की क्षमता एक अलग एक पाइप के एक नली के द्वारा होती है, जिसको प्लेसेंटा बोलते हैं। तो उसी के आधार पर प्लेसेंटल मैमल इन ऑस्ट्रेलिया। देखो ये पूरा का पूरा प्लेसेंटल मैमल्स एंसेस्टर है, क्या उसमें निकलेंगे, देखो मोल्स, चचुंदर भी उसमें आता है, एंटूरियर, माउस, लेमर, फ्लाइंग स्क्वायरल, बैकपॉइंट, बैककैट, वोल्फ, यानी ये सब जितने भी चीजें होती हैं इसको बोलते हैं डाइवर्जेंट इवोल्यूशन के रूप में हम इसको जानते हैं। समझ आया, डाइवर्जेंट इवोल्यूशन कहते हैं, समझिएगा। अर्थात इसमें क्या कहते हैं, ये होमोलोगस होते हैं, बट डाइवर्जेंट की होमोलोगस ही तो होता है, तो वही चीजें ये होमोलोगस में आते हैं, जिसमें इनकी एनाटॉमी जो होती है, एनाटॉमी के स्ट्रक्चर जो तो सेम होती है, लेकिन फंक्शन क्या होते हैं सबके अपने अपने अलग होते हैं, राइट। हमें इसको एक ट्रिक के माध्यम से दिखाया है प्लेसेंटल मैमल्स इन ऑस्ट्रेलिया के केसेस में, एक ट्रिक दिया, देखो, मैम लेट मी फ्लाई स्लोली बियॉन्ड द वर्ल्ड, मैम से हमने रिक्वेस्ट किया कि मैम लेट मी फ्लाई, प्लीज मुझे उड़ने दो, स्लोली बियॉन्ड द वर्ल्ड, यानी बियॉन्ड वर्ल्ड, यानी मैम, मोल, माउस, ए फॉर इंटीरियर, लेट मतलब लेमर, देखो फ्लाई स्लोली मतलब फ्लाइंग स्क्वायरल, बियॉन्ड मतलब देखो बी फॉर बैककॉट, बैककैट, वर्ड में डब्ल्यू में लिखेंगे ओल्फ। इस प्रकार से हमने ये पूरा का पूरा एक ट्रिक देख लिया कि किस तरह से प्लेसेंटल मैमल इन ऑस्ट्रेलिया के केसेस में कौन कौन से उसके एंसेस्टर होते हैं, उसके आधार पर मैंने प्लेसेंटल मैमल्स एंसेस्टर को आपको एक ट्रिक के माध्यम से बता दिया कि मैम लेट मी फ्लाई स्लोली बियॉन्ड वर्ल्ड, राइट। चलिए इसका इसमें सॉल्व लीजिए, फिर हम इसमें आपको बताते हैं कुछ ऑस्ट्रेलियन के बारे में कि कौन कौन से इसमें ऑस्ट्रेलियन मार्सुपियल होते हैं स्पेसिफिक, उसके बारे में। तो इसका इसमें सॉल्व लीजिए। चलिए भैया इसमें देखने की कोशिश करेंगे हम लोग कि ऑस्ट्रेलियन मार्सुपियल्स में कौन कौन से आते हैं, क्या मतलब है इसका। तो देखिए जैसे मार्सुपियल एंसेस्टर्स कौन कौन से हैं ऑस्ट्रेलियन मार्सुपियल्स में, तो देखिएगा इसी में आता है आपका ये मार्सुपियल मोल्स, इसी में आता है आपका नम्बैट या इसी को एंटिएटर बोलते हैं, फिर आता है मार्सुपियल माउस, फिर इसी में आता है स्पॉटेड कस्कस, फ्लाइंग फैलेंजर, फिर आता है टेस्मेनियन टाइगर कैट, फिर आता है टेस्मेनियन वोल्फ। इतनी सारी चीजों का जो एंसेस्टर है बिल्कुल कॉमन है, यानी मार्सुपियल एंसेस्टर यहाँ पर है, समझ आया। ये सब का विकास कैसे होता है, तो डाइवर्जेंट इवोल्यूशन होता है, अर्थात ये होते कैसे एनालॉगी होता है, यानी इन सबके जो स्ट्रक्चर्स होते हैं ये डिफरेंट है, जो मैंने आपको बताया दिया था, ठीक है। अब यहाँ पर एक चीज देखेंगे, नोट मैंने लिखा है, ध्यान से देखना इसको। अगर एडॉप्टिव रेडिएशन इंडिकेट करता है जिसको डाइवर्जेंट एवोल्यूशन को, जब कभी भी एडॉप्टिव रेडिएशन कहीं या एडॉप्टिव रेडिएशन होता है तो डायरेक्टली इसका इंडिकेशन किसी तरफ होगा, डाइवर्जेंट एवोल्यूशन की तरफ होगा। बट इफ द मोर देन वन एडॉप्टिव रेडिएशन, यानी जिसके पास एक से ज्यादा एडॉप्टिव रेडिएशन है अगर होता है, तो ऐसे आइसोलेटेड किस में, ज्योग्राफिकल एरिया में, उसको बोलते हैं कन्वर्जेंट एवोल्यूशन कहा जाता है। यानी डाइवर्जेंट वाला तो इंडिकेशन के लिए एडाप्टिव रेडिएशन ठीक है, लेकिन ऐसे एनिमल जो एक से ज्यादा एडाप्टिव रेडिएशन में अपने आप को सर्वाइव कर पाते हैं, ढाल पाते हैं, ऐसा ना हो कि बहुत टेम्परेचर जहाँ पे वहीं पर एक रहने वाला नहीं,
टेम्परेचर में भी सर्वाइव कर ले, बरसात हो वहाँ पर रह जाए, बहुत ही ठंड हो तब भी रह जाए। यानी कई सारे एडाप्टिव ग्रेडेशंस होते हैं डिफरेंट डिफरेंट जियोग्राफिकल एरियाज में। तो ऐसे एनिमल्स जहाँ पर ऐसे होते हैं, उस प्रकार के जो डेवलपमेंट होता है, उस प्रकार का जो इवोल्यूशन होगा उसको हम बोलते हैं क्या, कन्वर्जेंट इवोल्यूशन। कन्वर्जेंट माने फैला हुआ, अलग अलग क्षेत्रों में डिफरेंट डिफरेंट एरियाज में अपने आप को सर्वाइव करना, ठीक है ना। अब देखेंगे कुछ प्लेसेंटल मैमल्स और साथ ही साथ ऑस्ट्रेलियन मैमल्स, मार्सुपियल्स, इन दोनों में क्या अंतर है। देखो प्लेसेंटल अगर मैं बात करता हूँ यहाँ पे, तो इसमें देखेंगे जैसे मोस आता है, एंटिएटर आता है, माउस आता है, लेमर आता है, फ्लाइंग स्क्वायरल, बैबकैट और ओल्फ आता है, राइट। लेकिन जब आप बात करते हैं ऑस्ट्रेलियन मार्सुपियल्स में, तो कौन कौन से भैया, मार्सुपियल्स मोल हैं, नम्बैट अभी बताया था, मार्सुपियल माउस, स्पॉटेड कस्कस, फ्लाइंग फैलेंजर, टेस्मेनियन टाइगर कैट, टेस्मेनियन ओल्फ, ये सारी चीजें किसमें आती हैं, ऑस्ट्रेलियन मार्सुपियल। यानी इससे हम ये समझ सकते हैं नोट में कि कहीं ना कहीं ये जो मेंबर होते हैं किसके, प्लेसेंटल मेंबर्स के, यानी ये जो प्लेसेंटल मेंबर्स हमारे थे, ये प्लेसेंटल मेंबर्स कहीं ना कहीं ये शो करते हैं क्या, कन्वर्जेंस को, यानी कन्वर्जेंस को शो करते हैं किसके साथ, विद द ऑस्ट्रेलियन मार्सुपियल्स। तो यानी आपको समझ में आ गया कि कन्वर्जेंस अपने आप को रिप्रेजेंट कर रही है, कन्वर्जेंस दिखाने के हम कन्वर्जेंस यानी ये कहते हैं कि हम एक से ज्यादा अडाप्टिव ग्रेडेशन में रह सकते हैं। ये तब कर पाते हैं किसके संपर्क में रहने के बाद, विद द ऑस्ट्रेलियन मार्सुपियल, राइट। समझ में आ गया होगा। तो चलिए इसका क्वेश्चन सॉल्व लीजिए। चलिए भैया इसमें देखेंगे कुछ हम जियोलॉजिकल टाइम स्केल के बारे में देखेंगे, जैसे कि सबसे पहले इरा होगा, फिर पीरियड होते हैं, फिर इसके बाद इपॉक्स होता है, अर्थात इरा सबसे बड़ा, फिर पीरियड, फिर इपॉक्स, ठीक है। अब हम इसमें देखेंगे कि इरा में और पीरियड्स में कैसे डिफ्रेंशिएट करेंगे। तो देखिए सबसे जो न्यू है सिनोजेनिक कहा जाता है। सिनोजेनिक में कितने पीरियड्स होते हैं, देखिए क्वार्डनरी होता है, टर्शरी होता है। ऐसे ही देखेंगे मेसोजोइक जो बीच में होता है, इसमें कितने पीरियड भैया, क्रिटेशियस होता है, जुरासिक होता है, ट्रेसिक होता है, ये तीन पीरियड्स पाए जाते हैं। एंड जो सबसे पुराना है ओल्डेस्ट, उसका नाम है पेलियोजोइक। इसमें कितने आप देखेंगे कितने ईरा होंगे, तो देखिए एक होता है परमियन, एक होता है कार्बोनीफेरस, एक होता है डेवोनियन और एक होता है सिल्वरियन। यानी चार प्रकार के पीरियड इसमें देखने को मिलते हैं। इतनी बातें समझ में आ गई हैं। अब उसके बाद में हम इसमें देखेंगे कि इवोल्यूशनरी हिस्ट्री ऑफ डिफरेंट वर्टिब्रेट, अलग अलग वर्टिब्रेट्स के केसेस में किस तरह से इसका इवोल्यूशनरी हिस्ट्री क्या है, तो देखेंगे। जैसे जैसे देखेंगे सबसे पहले अगर मैं बात करता हूँ यहाँ से अर्ली रेप्टाइल्स, वो अलग बात है कि एक्सटेंट हो चुके हैं। फिर यहाँ से आता है सिनेप्साइड्स, सिनेप्सिड्स, फिर आता है इसमें भैया पेलिकोसोर्स, फिर आता है इसमें थेरोप्सिड्स। ये चार प्रकार के डिवीजन बने। ये आपका पेलिकोसोर्स एक्सटेंट है, आपका अर्ली रेप्टाइल्स भी इसमें एक्सटेंट है, इसमें जो थेरोप्सिड्स होता है ये भी क्या है, खत्म है, विलुप्त है ये सब। लेकिन इसी थेरोप्सिड से मैमल्स का फॉर्मेशन होता है जो आप देख पा रहे होंगे। और फाइनली जब आप देखते हैं यहाँ से, तो हम इस अर्ली रेप्टाइल्स में देखते हैं तो ये कितने भाग में डिवाइड होता है भैया, देखो इससे क्या क्या चीजें इसमें निकल सकती हैं। देखो यहाँ से सबसे पहले क्या बनेगा, आप बना गया इसमें देखिए सौराप्सिड, ये बना सौराप्सिड। फिर सौराप्सिड डिवाइड करता है किसमें आगे जाते हैं, थीकोडोंट में। और वह थीकोडोंट में कई सारे जिसमें दांत पाए जाते हैं उस एनिमल्स में, जैसे आपका क्रोकोडाइल होगा, जैसे उसमें डायनासोर होगा, हालांकि डायनासोर वे विलुप्त हो चुके हैं। और उसी के अंतर्गत आता है कौन सा, बर्ड्स भी आता है, किसमें, थीकोडोंट के केसेस में, राइट। फिर इसमें देख लेते हैं जो आपका आता है अर्ली रेप्टाइल्स के केसेस में किन किन चीज का वहां से ओरिजिनेशन हुआ। तो सबसे पहले क्या है, टर्टल्स है, फिर आता है आपका क्या, टॉटरा, टॉटरर है, फिर आता है इसमें लिजार्ड आता है और इसी में स्नेक आता है। क्लियर है। इतनी सारी चीजों का जो हिस्ट्री होता है हम लोग अर्ली रेप्टाइल्स के केसेस में देख पाते हैं। क्लियर यहाँ तक बातें। तो चलिए इस क्वेश्चन सॉल्व लीजिए। चलिए भैया देखिए प्लांट एवोल्यूशन में दिया गया जैसे क्लोरोफाइट एंसेस्टर है, इससे ब्रायोफाइट भी बनता है, इसी से ट्रैकियोफाइट भी बना है, जो कि राइनिया टाइप ऑफ प्लांट्स के भी निर्माण में जिम्मेदार होता है। और बाद में देखेंगे ये ट्राइकोफाइट जो होता है, ट्रैकियोफाइट, इसी से आप देखेंगे तो इसमें क्या बनता है, ज़ोस्ट्रोफाइलम, ठीक है ना, ये भी इसमें आपको देखने को मिल सकता है। और ज़ोस्ट्रोफाइलम्स यहाँ पर आपको इस तरह से दिखाई पढ़ते हैं। और यही जो स्टोमफाइलम बाद में आप देखेंगे किसमें डिवाइड होता है, देखिए आर्बोरेसेंट लाइकोपोड्स, ये आपका हर्बेसियस लाइकोपोड्स में डिवाइड करता है।
और फाइनली जो ये हमारा राइनिया टाइप्स प्लांट्स होता है, ये डिवाइड किसमें बचा करता है, ये सैलोफाइटोन कहते हैं, जो कि आप देखेंगे प्रोजिम्नोस्पर्म में डिवाइड करता है। और वही प्रोजिम्नोस्पर्म किसमें, सीड फर्न में है, साइकेड में है, और फर्स्ट डाइकॉट में, सेकंड मोनोकॉट में डिवाइड करता है। फाइनली इसी साइलोफाइटोन से आप देखेंगे कितने ज्यादा इसमें प्लांट्स की ओरिजिनेशन होते हैं। जैसे कोनिफर इसी में है, जिंको बाइलोबा जो कि एक प्रकार से लिविंग फॉसिल के रूप में है, ये फॉर्म है, ये फर्न है, और ये आपका आता है स्पेनोप्सिडा। ये तमाम चीजें आपको दिखाई पड़ती हैं किसमें, ये सब जब प्लांट के एवोल्यूशन की बात करते हैं वहां पर आपको दिखाई पड़ता है, राइट। यहाँ पर चाहिए तो आप एक नोट लिख लो, एक नोट अगर इसकी आवश्यकता है तो लिख लो, ड्यू टू कंटेंशियल ड्रिफ्ट पाउच्ड मैमल, या फिर जो ऑस्ट्रेलियन होते थे, या फिर ऑस्ट्रेलियन मार्सुपियल, ये सरवाइव करते हैं, सरवाइव इन, कहाँ पर ये, ऑस्ट्रेलियन, ठीक है, ड्यू टू लैक ऑफ कंपटीशन। अर्थात ये कहना चाहता है कि कॉन्टिनेंटल जब ड्रिफ्ट हुआ है, यानी कि जो प्लेट वगैरह जब शिफ्ट हुई इधर उधर, तो यहाँ पर जो पाउच वाले मैमल थे, है ना, और ये जो ऑस्ट्रेलियन वाले जो मार्सुपियल थे, इन दोनों में आपने देखा कि ये सर्वाइव कर रहे थे, कहाँ पर, ये ऑस्ट्रेलियन पर सर्वाइव कर रहे थे। क्यों? क्योंकि यहाँ पर कंपटीशन बहुत कम था, लाइक था, इस वजह से वहां पर ये देखे जाते हैं, राइट। चलिए इसके सॉल्व लीजिए। चलिए भैया, अब इसमें आगे हम देखेंगे इवोल्यूशन ऑफ द डिफरेंट लाइफ फॉर्म, यानी हम इसमें ये समझने की कोशिश करेंगे कि इवोल्यूशन जो हुआ है ये किसका, डिफरेंट लाइफ फॉर्म, यानी उसकी कब वो ओरिजिन हुए हैं, यानी उनका जो उत्पत्ति हुआ है वो किस उम्र में हुआ है, किस समय हुआ है, उसके विषय में जानेंगे, जिसमें कुछ आंकड़े हमने यहाँ पर पहले से लिख दिया, जिसे आप देख सकते हैं। देखिए, कहा गया ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स, ये मैं आपको पढ़ा चुका हूँ, पहले लेक्चर में बताया था, 20 बिलियन ईयर हो, लेकिन वहीं पे अब अर्थ की कब हुई है, तो अर्थ हमारा 4.5 बिलियन साल पहले हुआ था, उत्पत्ति हुई थी, इसकी ओरिजिन हुई थी। लेकिन उस पर जीवन की उत्पत्ति देखा जाए तो कहीं ना कहीं 4 बिलियन आप देखेंगे कि उस दौरान तभी हुआ था, ठीक है। अब इसमें देखने वाले हम लोग कि नॉन सेलुलर फॉर्म, लाइफ का नॉन सेलुलर फॉर्म लगभग 3 बिलियन हुआ है, और वहीं पर जो है सेलुलर फॉर्म 2 बिलियन हुआ होगा, देखो ये 2 बिलियन है। और उस पर इनवर्टिब्रेट का जो टाइम पीरियड रहा है वो लगभग 500 मिलियन ईयर को रहा है, जिस पर जॉलेस फिश, मछलियां हैं लेकिन जबड़े नहीं हैं, ऐसे मछलियों की उत्पत्ति लगभग 350 मिलियन ईयर एगो उत्पत्ति इसकी हुई है, राइट। अब इसमें हम एक बात ये और भी समझ लेंगे, देखो जैसे मैं ये कहूँ कि जो फिश होता है, फिश एक नोट टाइप का लिख लो, फिश विथ, कैसे होते हैं ये, स्टंट एंड स्ट्रॉन्ग फिन्स पाया जाता है। क्या होता है इस पर, स्ट्रॉन्ग फिन्स, जो क्या करते हैं, कुड द मूव टू लैंड टू वाटर, एंड फाइनली आप देखेंगे बैक भी हो जाते हैं, यानी एक बार लैंड से पानी में जाना, पानी से फिर लैंड में आना, ये प्रोसेस, ये बैक जो हुई है, ये अवस्था हम देख पा रहे हैं कि कब शुरू हुआ भैया, तो लगभग 350 मिलियन ईयर एगो। समझ में आएगी तो बात है। अब इसमें चीज और देख, इससे हमें ये पता चला कि जो फिश है, कहाँ गया, ये जो फिश है ये इवाल्व हुआ है किससे, ये इवाल्व हुआ है फ्रॉम एम्फीबियंस। क्या मामला क्लियर है यहाँ तक, एम्फीबियन से फिश का फॉर्मेशन हुआ है, ऐसा माना जा रहा है। देखिए अगला समझेंगे इसमें हम लोग, इसमें हम समझेंगे कि 1938 में क्या हुआ कि एक ऑर्गेनिज्म आया जिसका नाम था क्या भैया, सीलोकैंथ, या इसमें हम बता सकते हैं कि लोब फिश या लोब फिन फिश, है ना। इसको सबसे पहले हमने कहाँ से कॉट किया था, कहाँ से पकड़ा था,
ये कॉट किया गया था कहाँ से? साउथ अफ्रीका, साउथ अफ्रीका। क्योंकि अब तो ये एक्सटिंक्ट है, अब क्या है ये प्रेजेंट टाइम में एक्सटिंक्ट हो चुका है, ठीक है ना। ये बताया गया था कि ये कनेक्टिंग लिंक है किसके बीच में? कनेक्टिंग लिंक बिटवीन फिश एंड एम्फीबियन। क्या मामला समझ में आया? तो फिश और एम्फीबियन के बीच का जो कौन सा था? सोलियोकैंथ। समझ में आ गया? तो ये हमारा जो लो फिन फिश है, ये यहाँ पर समझ लीजिए इसको। आगे इसमें एक चीज और समझ लेते हैं। जैसे मान लेता हूं मैं कि जो प्लांट होते हैं, प्लांट एंड सीवीड, इनकी उत्पत्ति कब हुई भैया? तो बता देंगे 320 मिलियन ईयर एगो, ठीक है ना। अर्थात हम ये कह सकते हैं कि इसी के बिल्कुल लगभग बता देंगे यहाँ पे क्या, नेक्स्ट 200, अगले में 200 मिलियन ईयर एगो जो रेप्टाइल था, ये रेप्टाइल बहुत ही डोमिनेटेड थे, डोमिनेटेड ऑन अर्थ। यानी इसके 200 साल मिलियन 200 मिलियन ईयर्स पहले क्या था? रेप्टाइल हमारे धरती पे सबसे ज्यादा डोमिनेटेड थे, यानी प्रभावित थे। समझ में आ गई बातें? आगे इसमें ये बता देंगे कुछ इसमें सम लैंड जो रेप्टाइल थे ये मूव कर रहे थे, कहाँ पर? ये मूव करते थे वाटर की तरफ। कहाँ? वाटर की तरफ। इससे ये पता चला ये इवाल्व हुए हैं इनटू फिश, ठीक है ना। तो ये फिश में चाहिए तो यहाँ पर चाहिए तो एक फिश, एक रेप्टाइल ब्रैकेट में चाहे तो लिख लो, लाइक द रेप्टाइल एक थियोसोर्स। समझ में आया कितनी बात है? ठीक है, ये लगभग 200 मिलियन ईयर एगो की बात मैं बता रहा हूँ। समझ में आएगा? लेकिन जब यही क्या हुआ, व्हेन रेप्टाइल्स, ये जो रेप्टाइल्स होता बेटा, ये जब केम डाउन हुआ, यानी कहाँ आया? केम डाउन किधर भैया? तो बता देंगे केम डाउन टू द मैमल्स टुक ओवर। तो यहाँ पर बताया गया कि फर्स्ट मैमल्स वेयर शिव लाइक। इतनी बातें अगर इसमें आप बताते हैं तो इवोल्यूशन ऑफ डिफरेंट लाइफ के विषय में आपको काफी चीजें जानकारी यहाँ से मिल सकती है। आई होप ये वाला टॉपिक आपको भी क्लियर हो गया होगा। ठीक, अब लास्ट हम से देखेंगे ह्यूमन के विषय में कि ह्यूमन का एवोल्यूशन कैसे हुआ है, उसके बारे में देखेंगे, फिर इस चैप्टर को क्लोज करेंगे। चलिए इसकी शॉर्ट ले लीजिए। चलो भैया अब इसमें देखते हैं ह्यूमन इवोल्यूशन, ठीक है ना। ह्यूमन इवोल्यूशन मतलब ये हो जाता है भैया कि ह्यूमन का जो उत्पत्ति हुआ है ये कब से शुरू हुआ है और कब तक चला है, और प्रेजेंट टाइम में हम लोग ह्यूमंस की किस कैटेगरीज में, किस क्लास में, किस वर्ग में, यानी हम समझना ये इसमें चाहिए हम लोगों को कि ह्यूमंस का जो स्टार्टिंग जहाँ से शुरू हुआ था और आज तक के ह्यूमंस के ये किस एज में हम सब हैं, और हम लोगों में जब से लगा करके अब तक क्या क्या चेंजेस दिखाई पड़ते हैं, चाहे वो मेंटल के आधार पर हो, चाहे चलने फिरने के आधार पर हो, चाहे खाने पीने की बात हो, चाहे पहनावे ओढ़ावे की बात हो, यानी इन सब चीज़ों को भी डिस्कस करने की आवश्यकता है ताकि हम लोगों को ये समझ में आए कि हम लोगों ने शुरुआत किया था ड्राइपिथेकस से। ये ड्राइपिथेकस के समय से लगा करके आज मॉडर्न समय में होमोसैपियंस जो स्पीसीज हम लोगों की है, यहाँ तक का जो सफर तय हुआ है, कितने वर्ष का ये समय है और क्या क्या बदलाव है, ये जानने की आवश्यकता है। तो देखिए मैंने लिखा कि ह्यूमंस किस क्लास में है? मैमल्स। ऑर्डर क्या हम लोगों का? प्रीमेट्स। प्रीमेट्स के अंतर्गत आप जानते हैं कि इसमें मंकी भी आते हैं, एप्स भी आते हैं और ह्यूमन भी आते हैं। अब देखिए मंकी तो आज के समय में आप देख ही पा रहे होंगे, लेकिन एप्स जो होता है, एप्स में ही आपको गोरिल्ला भी मिल जाते हैं और इसी में चिंपैंजी भी मिलते हैं। हालांकि ह्यूमंस जो होता है चिंपैंजी के बहुत ही क्लोज माना जाता है,
यानी बहुत सारे ऐसे लक्षण दिखाई पड़ेंगे, यानी इंटरनल पार्ट्स या एक्टिविटीज वगैरह, जो आप समझेंगे कि चिंपैंजीज ह्यूमन के कैसे बहुत क्लोज होता है। ये भी आवश्यकता है इसमें जानने की। अब हम देखेंगे कि आखिर ह्यूमंस के उस दौरान से लगाकर आज के समय का जो सफर रहा है वो कौन कौन से इसमें लेवल में आए हैं। तो देखिए, इस हमने एक ट्रिक लिखा है, आप भी समझेंगे। इसमें लिखा है, डॉक्टर राम ऑस्ट्रेलिया से हेन लाए। क्या है? डॉक्टर राम ऑस्ट्रेलिया से HEN हेन लाए। अर्थात देखेंगे, डॉक्टर मतलब हो जाता है ड्रायोपिथेकस, ठीक है, ड्रायोपिथेकस हो जाएगा। राम मतलब आर, क्या है? रामापिथेकस, ड्रायोपिथेकस, रामापिथेकस। फिर आता है ऑस्ट्रेलिया से ऑस्ट्रेलोपिथेकस। समझ में आ रहा ना? ड्रायोपिथेकस, फिर क्या हो जाएगी आपका रामापिथेकस, फिर ऑस्ट्रेलोपिथेकस। फिर देखेंगे एच है मतलब होमो हैबिलस। क्या नाम है इसका? होमो हैबिलस के नाम से जाना जाता है। फिर देखेंगे होमो इरेक्टस, जो धीरे धीरे खड़ा होने की यानी स्टैंड होने की पोजीशन में आना शुरू कर दिए थे, होमो इरेक्टस। फिर देखेंगे एन फॉर निएंडरथल मैन, यानी जो निएंडरथल वाले थे उस निएंडरथल मैन भी इसी अवस्था में दौरान आपको दिखाई पड़े। फिर लाए में हमने एक ट्रिक में रखा है, इसको सीधा समझिए, क्रोमैग्नॉन है। एंड फाइनली हम देखेंगे आज के समय में जो मॉडर्न मैन होता है अर्थात होमो सैपियंस की बात करते हैं। तो ये मेरे हिसाब से ट्रिक आपको समझ में आया होगा, ठीक है। अब हम इसमें समझने की कोशिश करेंगे, एक एक की बात करेंगे, ठीक है ना। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं इसमें भैया ड्रायोपिथेकस की। क्या नाम है इसका? ड्रायोपिथेकस। देखो, ड्रायोपिथेकस की क्वालिटी क्या क्या है मैं उसको समझाने की कोशिश करूंगा। इसमें बता देंगे लगभग ये 15 मिलियन 15 मिलियंस ईयर एगो ये आपको यहाँ पर क्या होते थे दिखाई पड़े थे, समझ आया। इसके अंदर क्वालिटी क्या थी देखेंगे। इसमें जो वॉक होता था, वॉकड ऑन 4 फीट, ठीक है ना। 4 फीट थे, वो कैसे? हेयर थे। तो जो 4 पाँव थे चलने वाले, हेयरी होते थे, बहुत सारे बाल, घने बाल उस पर रहते थे शरीर पे। 15 मिलियन ईयर से हमारे यहाँ दिखाई पड़ते थे। लेकिन इसमें होता क्या था, ये मोर ऐप लाइक थे, नहीं बिल्कुल ऐप की तरह दिखाई पड़ते थे, लगता है कि भी ऐप ही आ गया है। तो इसको बोलते थे क्या? ड्रायोपिथेकस कहते हैं। समझ में आ गया। अब हम देखेंगे इसमें रामापिथेकस की क्या क्वालिटी है। देखो भाई, रामा दूसरा, रामा वहां पे लिखा भी देख भी सकते हैं, रामा पिथेकस, ठीक है ना। मैं चाहता हूँ कि ये वाला ह्यूमंस के एवोल्यूशन के विषय में आपको अगर नहीं भी पढ़े तो यहाँ से आपको समझ में चीजें आ जाए। देखो, रामापिथेकस में सिंपल आप बताएंगे भैया, इसके जो फॉसिल होते हैं, फॉसिल्स अभी भी ऑब्टेन किए जा सकते हैं। फॉसिल ऑब्टेन होता है कहाँ से? इन शिवालिक हिल, यानी शिवालिक हिल से हम इसके क्या हो सकते हैं, क्योंकि शिवालिक हिल आप जानते हैं कहाँ पे है? इंडिया। भारत के शिवालिक हिल से अभी भी आप जाएंगे तो आपको एक फॉसिल मिलेगा जहां रामापिथेकस का ही है। यानी सोचिए, ये तब से लेकर अभी तक इसका साक्ष्य मौजूद है। ये कब आए होंगे? तो ये तो 15 मिलियन था, इसके आने का समय भी लगभग लगभग 15 मिलियन ईयर्स एगो है, ठीक है। हाँ, बस इसमें वही सिस्टम है, वॉक्ड ऑन 4 फीट, हेरी वही घने बाल थे पाँव पे। लेकिन इसमें ये लगभग आप देखेंगे मोर मैन लाइक, यानी अब ये धीरे धीरे लगने लगा कि ये आदमी बन चुका है, यानी आदमी की तरह अब इसके अंदर बिहेवियर धीरे धीरे शुरू होने लगा था। तो यानी ड्रायोपिथेकस लगभग एप्स की तरह, मैंस की तरफ दिखने वाले रामापिथेकस, जिसकी अभी अभी आप देखेंगे फॉसिल कहाँ पर है? शिवालिक हिल्स पर, जो कि इंडिया में है, वहां पर अवेलेबल है, ठीक है। तो इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम बात करते हैं इसका ऑस्ट्रेलोपिथेकस का। क्लियर है? चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए भैया, अब इसमें देखेंगे ऑस्ट्रेलोपिथेकस। आप जानते हैं कि ईस्ट सिंपल इसमें बता सकते हैं कि कहाँ पर थे,
ईस्ट अफ्रीका के ग्रासलैंड पर इनको देखा गया। समझ में आया? कब आए थे तो बता देंगे, इसमें ये आए हैं 2 मिलियन ईयर एगो। कब आए भैया? 2 मिलियन ईयर एगो। क्या मामला है, समझ में आ रहा है? देखिए, ऑस्ट्रेलोपिथेकस ईस्ट अफ्रीका के ग्रासलैंड पर मिले थे 2 मिलियन ईयर एगो, पहले इनका आगमन हुआ था हमारे यहाँ पर। फिर देखेंगे ये इनका मतलब क्या है, फर्स्ट टाइम, यानी इसमें हम बता सकते हैं, यहीं पर लिखो, द फर्स्ट टाइम बाईपीडल मूवमेंट, यानी पहली मरतबा इन्होंने अपने बाईपेडल मूवमेंट का शुरुआत किया था। यानी वो कौन थे? ऑस्ट्रेलोपिथेकस साहब थे। ठीक है, फिर आगे इसमें समझने की कोशिश करेंगे। इसमें भैया इसमें जो क्रेनियल कैपेसिटी थी, यानी क्रेनियल की जो कैपेसिटी होती थी, कितनी थी? 500 सीसी। 500 सीसी मतलब क्या हो जाएगा? 500 सीसी को चाहो तो लिख लें यहाँ पर पूरा फुल फॉर्म, क्यूबिक सेंटीमीटर। क्या मामला समझ में आ रही इतनी बातें? तो सोचो इनकी क्रेनियल कैपेसिटी, यानी दिमाग, सोचने समझने की जो बुद्धि थी, यानी खोपड़ी इनका जो था 500 सीसी का था। समझ में आ गया इतनी बातें? आगे इसमें समझ लेंगे कि ये क्या थे, मेड स्टोन वेपन्स। ठीक है ना? क्यों बनाते थे, क्या खाते थे ये लोग, बता देंगे, फ्रूट ईटिंग। इतनी बात अगर आप बता ले जाते हैं तो समझिए ऑस्ट्रेलोपिथेकस भी आपका क्लियर है। 2 मिलियन पहले आया, पहली मरतबा बाईपीडल का यूज किया, फ्रूट खाते थे, पत्थरों का हथियार तैयार करते थे अपने आप को सुरक्षित करने के लिए। तो ये सारी चीज कहाँ निकले थे? ईस्ट अफ्रीका में सबसे पहली मरतबा ग्रासलैंड पर ये देखे। ठीक है, आगे देखेंगे मैं होमो हैबिलिस। चौथा, होमो हैबिलिस। ठीक है ना? देखो होमो हैबिलिस क्या कहना चाहते हैं भैया, बहुत ही शॉर्ट फॉर्म में सब समझेंगे, इसमें कोई ज़्यादा खास है नहीं। देखो होमो हैबिलिस में चाहिए तो इसी में कहिए तो बता दें। देखो इसी में देखो, ये इसमें क्या था भैया तो बता देंगे। ये पहले तो बता देंगे ह्यूमन लाइक थे, ये ह्यूमन की तरह थे। फिर बता देंगे मेड परफेक्ट टूल, इन्होंने अपनी एक हथियार अच्छा बना के रख लिया था ताकि मार सकें जानवरों को खाने पीने के लिए और अपनी सुरक्षा भी कर सकें। तो ये शुरुआती दौर में शुरू कर चुके थे। फिर इसमें एक चीज़ और बता सकते हैं हम लोग, क्या इनके जो क्रेनियल कैपेसिटी थी, क्रेनियल जो कैपेसिटी थी ये थोड़ी सी बढ़ गई, 650 से लगा करके 650 से लगा करके कितना, 800 सीसी। ठीक है, इतना हो जाएगा। फिर देखेंगे दे डिड नॉट ईट मीट, ये बताया जाता है कि संभवतः ये मांसाहारी नहीं थे। ठीक है ना? अब इसमें आगे हम देखेंगे भैया होमो हैबिलिस के बाद होमो इरेक्टस, पांचवा होमो होमो इरेक्टस। होमो इरेक्टस देखो इसकी भी अपनी अपनी बहुत विशेषता, बहुत अच्छी अच्छी क्वालिटी है। देखो इसमें सीधा बता देंगे भैया, पहला पॉइंट होमो इरेक्टस में पहला पॉइंट बताएंगे, क्रेनियल कैपेसिटी 900 हो गया। क्रेनियल कैपेसिटी कितना हो गया, 900। देखो धीरे धीरे बढ़ ही रहा है, यानी धीरे धीरे अपने आप को डेवलप कर रहे हैं, यानी ये लग रहा है कि हाँ ह्यूमंस की तरफ अग्रसित हो रहे थे। अब यहाँ पर 900 आ गया। दूसरा पॉइंट बता देंगे क्या होता था, ये थोड़ा सा इनके अंदर इरेक्ट पॉस्चर आ गया, यानी अब ये सीधे बिल्कुल खड़े होने लगे, इसे तंदुरुस्ती के ऐसा लगा कि यहाँ कोई आदमी खड़ा है। यानी अब पॉस्चर इनका बदल चुका था, धीरे धीरे अभी टेढ़े मेढ़े बकोले चलते थे, अब ये धीरे धीरे इरेक्ट होना शुरू हो चुके थे। तीसरे पॉइंट में बता सकते हैं कि ये यूज करते थे, यूज फायर, किस लिए, फॉर फर्स्ट टाइम, यानी अब खाने पीने भूजने भजाने के लिए कुछ ना कुछ यूज करने लगे, यानी फायर का इस्तेमाल इन्होंने सबसे पहले करना होमो इरेक्टस में शुरू कर दिया था। इसमें अगला पॉइंट बता सकते हैं, इन्होंने एट मीट, क्या खाना शुरू किया,
मांस खाया। अब सोचिए मांसाहारी पहले होमो इरेक्टस ही थे, जिन्होंने सीधा कहा जाता ना, ये आदमी जैसे जैसे विकसित होता है मरा जानवर और आदमी सबको खाना शुरू कर देता है। होमो इरेक्टस थोड़ा सा खड़ा क्या हो गए, सीधे चलने लगे, इनको लगने लगा अब मैं दादा हूँ, बोला मांस वांस खाया जाए। तो मांस खाया, आग जलाया, भूजा, खाया, बढ़िया से पकौड़ी टाइप का है। देखो अगला इसमें समझाना चाहो तो बता सकते हैं, समझ में है। इसके अभी भी फॉसिल आपको जो होते हैं, ये जो फॉसिल है इसको हम बोलते हैं क्या, जावा मैन। बहुत इंपॉर्टेंट बात है भैया, जावा मैन ये कहाँ से ऑब्टेन किया गया था, या वॉज कब ऑब्टेन किया गया, वॉज ऑब्टेन्ड इन 1891। क्या मामला समझ में आ रहा है भैया, इतना इतनी चीजें होंगी इसमें। अब इसमें आ जाएगा हमारा कौन सा था, हाँ देखेंगे निएंडरलैंड, क्या आ जाएगा इसमें, निएंडरलैंड। देखो भैया क्या कहते हैं निएंडरथल, निएंडरथल। देखो निएंडरथल कौन सा नंबर पे आएगा, 6 नंबर पे। इसकी भी अपनी विशेषता है निएंडरथल की। देखो यहीं पे बताओ, पहला नंबर यहाँ पे इसी पेन से लिख देता हूँ ताकि आपको क्लियर दिख जाए। देखो निएंडरथल्स के अंतर्गत हम अगर पहला बताएं तो बताएंगे कहाँ पे थे, तो ये लिव होते थे सेंट्रल एंड ईस्ट एशिया, ठीक है ना, ईस्ट एशिया। लगभग आप देख सकते हैं कि ये 1 लाख से लगा करके 40,000 ईयर्स एगो इनको देखा गया। समझ में आ गई थी बात है। अब इसमें हम ये समझने की कोशिश करेंगे भैया कि अगर इसमें अच्छा एक पॉइंट और समझ लीजिए, दूसरा पॉइंट क्या था, इनकी क्रेनियल की कैपेसिटी बढ़ी। क्रेनियल की जो कैपेसिटी थी लगभग 1400 सीसी। सोचिए हम लोगों का 1350 से 1400 प्रेजेंट टाइम में होता है, और उस समय 1400 सीसी निएंडरथल का हो गया था। सोचिए मानव वाला विकास आ चुका था इसके अंदर, लेकिन अभी पूरी ऑर्गन फुल्ली मैच्योर्ड नहीं हुए थे। क्लियर बात यहाँ तक। तो यहाँ पर क्रेनियल कैपेसिटी इतनी हो जाएगी, और साथ ही साथ आप देखेंगे कि फर्स्ट टाइम क्या था, ये फर्स्ट टाइम इन्होंने अपने शरीर को कवर कर दिया था, फर्स्ट टाइम कवर्ड किया था किसको, दियर बॉडी, ठीक है ना। और इन्होंने एक काम और किया था, बरीड किया, बरीड एंड बरीड या बरीड ऑफ कह दो, बरीड ऑफ डेड ऑर्गन, यानी जो व्यक्ति मर जाते थे उनको जलाया नहीं, उनको दफन किया, फ्लावर भी उनके ऊपर डाला। यानी अब देखिए मानव वाला गुण आने लगा है, आदमी को दफन करना है, बरीड करना है, फूल डालना है, याद बनाना, यादगार करना है, ये सारी चीजें धीरे धीरे डेवलप निएंडरथल के अंदर शुरू हो गया था, जो लगभग 1 लाख से लगा के 40,000 ईयर्स पहले इनका क्या हुआ, यहाँ पर आगमन हुआ। समझ में आई बातें। चलिए अब इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर अगला वाला बताते। चलो भैया अब इसमें देखेंगे अगला, दो ही बच्चे हैं, क्रोमैग्नॉन समझेंगे, इसके बाद होमो सैपियंस। क्रोमैग्नॉन में देखेंगे इनकी क्रेनियल कैपेसिटी क्या थी, 1650। क्रेनियल कैविटी 1650 सीसी। अब देखो धीरे धीरे और डेवलप हो गया, आज के समय में 1350 से 1400 का सीसी है। अब यहाँ पर देखो 1650 सीसी, यानी एक प्रकार से कहीं ना कहीं डेवलपमेंट इनका और अच्छे से हो रहा है नहीं। आगे देखेंगे इन्होंने क्या किया, सबसे पहले केव बनाना शुरू किया, गुफा, इसकी हिंदी होती है गुफा, ना जानो तो लिख लो, गुफा बनाना शुरू कर दिया था, ठीक है। इन्होंने ही पेंटिंग बनाना शुरू कर दिया, पेंटिंग्स का जो हुनर था इनके पास शुरू हो गया था, है ना। और केव आपको पता है, बताने की जरूरत नहीं है। अब आप इसको आगे समझ लेना चाहते हैं इसमें, तो बता देता हूँ मैं इसको चीज। और अगर इनको एक आप देखेंगे, एक केव की पेंटिंग आपको मिलेगी, केव केव पेंटिंग इनकी आप देखेंगे कहाँ पर भैया, भीमबेटका में, भीमबेटका। क्लियर बात यहाँ तक। देखिए अब भीमबेटका जो है भैया ना, इसमें बता देंगे, एक होता है रेजन डिस्ट्रिक्ट, इसी डिस्ट्रिक्ट में मिलता है जो कि राजस्थान में पाया जाता है, सॉरी मध्य प्रदेश, कहाँ पे है ये, एमपी,
मध्य प्रदेश में मिलेगा। लगभग ये 18,000 ईयर्स एगो बताया जाता है कि ये यहाँ पर आए होंगे। तो सोचिए मध्य प्रदेश में इनके द्वारा बनाया गया एक गुफा है, गुफा की पेंटिंग है, ये आपको भीमबेटका में मिलेगा। रेजिन डिस्ट्रिक्ट है, उस रेजिन डिस्ट्रिक्ट के यानी कि मध्य प्रदेश में मिलेगा। 18,000 ईयर्स एगो पहले इनका आगमन इस धरती पर हुआ होगा। क्लियर है। आगे देखेंगे एक लास्ट इसमें बचेगा जिसका नाम है भैया होमो सैपियंस। होमो सैपियंस जो आज के समय में हम सब हैं। अभी तो पता ही नहीं है, आपको तो पता होगा कि हम लोगों के अंदर क्या है, वही 2-3 पॉइंट समझ लीजिए। देखिए इसमें बता देंगे ये इवाल्व्ड होते हैं भैया कहाँ से, इवाल्व्ड हुए हैं ड्यूरिंग आईसीई एज अगर देखेंगे यहाँ पर तो इसमें बता देंगे लगभग 75,000 से लेके 1,00,000 ईयर्स एगो ये हो इनका समय। फिर देखेंगे इसमें बता देंगे इनका जो क्रेनियल कैपेसिटी है कितना होता था, अभी मैंने आपसे बताया था 1350 क्यूबिक मीटर सीसी। ठीक है। आगे एक पॉइंट और चाहिए तो बता देंगे इसमें लगभग 1,00,000 ईयर्स एगो ये आए थे। इन्होंने एग्रीकल्चर भी किया था, एग्रीकल्चर शुरू किया था। ये ह्यूमंस की भांति यानी ह्यूमन ही लगभग बन चुके थे। ठीक है ना। और इन्होंने सबसे पहले कोशिश किया था कि ये क्या करना शुरू करें, सेटलमेंट व्यवस्था यानी सेटलमेंट नामक, सेटलमेंट मतलब कि चलो भैया अब हमारा ये जगह है हम यहीं रहेंगे, यानी अपना एक सेटलमेंट बनाने की कोशिश सबसे पहले होमो सैपियंस ने किया था जो लगभग 1,00,000 ईयर्स पहले हमारे इस धरती पर इनका आगमन हुआ। सही बात। चलिए इतनी बातें हैं, अब इसमें कुछ नहीं है। चाहो तो एक नोट्स लिखना चाहो तो लिख लो भैया। देखो नोट्स में चाहो तो लिख देता हूँ, आप भी लिख देंगे। देखो नोट में बता देंगे कि ए फ्यू फॉसिल ऑब्टेन्ड होते हैं, कुछ फॉसिल ऑब्टेन किए जाते हैं। ऑब्टेन किए गए कहाँ से, तंजानिया एंड इथोपिया ऑफ ईस्ट अफ्रीका। ठीक है ना, यहाँ से किया गया है। जो क्या करते हैं, रिवीलिंग करते हैं नहीं ह्यूमन की तरह, रिवीलिंग ह्यूमन लाइक, यानी उसी की तरह ये फीचर को इंडिकेट करते हैं, इंडिकेटिंग। ठीक है ना, इंडिकेटिंग। एंड ये कैसे होते हैं भैया, इंडिकेटिंग होमिनिड लाइक क्रिएचर लाइव। ठीक है ना, यानी इसमें चाहो तो एक पॉइंट ये बना दो, ये क्या हो जाएगा। दूसरा पॉइंट चाहो तो एक बता दो कि दे वर प्रोबेबली were not taller than 4 फीट, यानी इनकी जो हाइट थी लगभग 4 फीट थी। जो तंजानिया से भी कुछ ह्यूमंस की तरह ही लोगों को ऑब्जर्व किया गया था। इथोपिया में साउथ, ये देखिए इथोपिया में लिख दिया, इथोपिया था ईस्ट अफ्रीका के केसेस में कुछ ऐसे ह्यूमनिट्स के रूप में, यानी ह्यूमन की तरह एक बॉडी देखी, एक ऑर्गन देखा तो लगा, बताया गया कि ये लगभग 4 फीट से ज़्यादा इनकी हाइट नहीं है और ये भी लगभग ह्यूमन की तरह ही दिखते हैं। समझ में आया। तो ठीक है दोस्तों, इस प्रकार से उम्मीद करता हूँ आपको मज़ा आया होगा और हमारा ये चैप्टर इवोल्यूशन समाप्त हुआ। अब हम लोग मिलेंगे अपने नए लेक्चर के साथ, नए चैप्टर में, जो कि होगा ह्यूमन डिजीज एंड हेल्थ, है ना। चलिए उसके साथ मिलते हैं और इसको बढ़िया से पढ़ लीजिएगा, क्योंकि देखिए हर यूनिट्स, हर चैप्टर अपने आप में बहुत ही तोप ही है, समझ लीजिए। सबको बराबर इक्वल टाइम देना पड़ेगा, अच्छे स्तर से पढ़ना पड़ेगा, ताकि एग्ज़ाम तक और एग्ज़ाम के बाद तक आपके दिमाग में टॉपिक भरा रहे। कहीं पर भी आप बाहर निकले तैयारी के लिए तो कम से कम ये तो रहे कि हाँ आपने पढ़ा था, है ना। वो तभी याद रहेगा जब आप उसको पूरा कंसंट्रेशन के साथ इसको ईमानदारी से पढ़ेंगे, अपना खुद का नोट्स रेडी करते रहेंगे। ठीक है।
तो पढ़िए और बढ़िया से, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत आती है तो कमेंट बॉक्स में अपना क्वेश्चन डाल सकते हैं। और वीडियो अच्छी लगी होगी साथियों तो लाइक कमेंट शेयर जरूर कर दीजिएगा। और जो चैनल को अभी सब्सक्राइब नहीं किए होंगे चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। मिलते हैं फिर नए लेक्चर के साथ, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।